दोस्तों, एकलव्य आईएएस कोचिंग अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो वीडियो लेक्चर देखने जा रहे हैं उसमें हम सेल साइकिल के बारे में बात करेंगे, यानी कि सेल की जो चक्र होता है, जिसको कोशिका चक्र होता है, उसके बारे में देखेंगे और कोशिका के विभाजन के बारे में देखेंगे। तो जब कोई सेल या कोई कोशिका, जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखे हैं कि जब कोशिका का निर्माण होता है तो वो हमेशा एक पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनता है, जो कि सेल थ्योरी में बोला गया है। सेल थ्योरी में ये बोला गया है कि एवरी सेल जनरेट्स फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक पहले से जो सेल मौजूद है उसी से नई कोशिका बनती है। ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप कोई कोशिका पैदा नहीं होती। तो जो पुराने कोशिका से नए कोशिका बनने का जो प्रक्रिया है वो सेल साइकिल है, जिसको हम कोशिका चक्र बोलते हैं। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एक अगर सेल साइकिल को अगर हम देखें या कोशिका का चक्र देखें कि कोशिका कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरती है, तो जब कोशिका का डिवीज़न होता है या कोशिका का विभाजन होता है तो विभाजन होने के बाद दो कोशिकाएं बनती है। तो इस कोशिका का विभाजन होकर ये दो कोशिकाएं बनी। इन कोशिकाओं का क्या होता है, तो ये कोशिका जो है वापस एक साइकिल के थ्रू गुजरती हैं, एक चक्र के थ्रू गुजरती हैं, जिसमें अलग अलग फेज़ होते हैं, अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो जब कोशिका का विभाजन होने के बाद नई कोशिका बनती है, उसके बाद जो सबसे पहला फेज़ या सबसे पहली अवस्था होती है उसको हम ग्रोथ फेज़ बोलते हैं या G1 फेज़ बोलते हैं। इस ग्रोथ फेज़ को यहाँ पर G1 फेज़ भी बोला जाता है। तो G1 फेज़ यानी कि ग्रोथ 1 फेज़, पहले ग्रोथ हो रहा है, सेल का कोशिका का ग्रोथ हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है। उसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है जिसको कि सिंथेसिस फेज बोलते हैं या एस फेज, इसको बोलते हैं एस फेज या सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस मतलब निर्माण होना, किसी चीज़ का बनना। तो किस चीज़ का निर्माण होता है, तो इस फेज में डीएनए का या क्रोमोसोम का निर्माण होता है, क्रोमोसोम का नया हिस्सा का निर्माण होता है, इसलिए इसको एस फेज बोला गया है। इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि एक डीएनए का जो अणु रहता है उसी का समान एक और दूसरे अणु का निर्माण होता है। तो इसलिए ये एस फेज है। और दूसरा अवस्था के बाद जो तीसरी अवस्था आती है वो है G2 फेज़, यानी कि ग्रोथ 2 फेज़। तो G1 और G2 ये दो फेज़ है, उसके बीच में S फेज़ है। तो इस फेज़ को गैप फेज़ और गैप फेज़ भी बोला जाता है। इसमें गैप 1 फेज़ या गैप 2 फेज़ भी बोला जाता है। तो गैप 2 फेज़ क्यों है, गैप 1 क्यों है, किस चीज़ के लिए गैप है, तो गैप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है डीएनए का निर्माण नहीं हो रहा है। क्योंकि कोशिका का जो विभाजन है वो मुख्यतः क्रोमोसोम, उसका मूवमेंट, उसका विभाजन उसी से संबंधित है, केंद्रक से ही संबंधित है। तो इसलिए यहाँ पर चूँकि डीएनए का कोई निर्माण नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम का कुछ नहीं हो रहा है, कोई निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए इसको गैप बोला गया है G1। क्योंकि यहाँ पर इसके लिए डीएनए के लिए यहाँ पर गैप है, यहाँ पर ग्रोथ होता है, दूसरी चीज़ों का निर्माण होता है, दूसरी जो और भी चीज़ें और मॉलिक्यूल्स और कोशिकांग जो है वो बनते रहते हैं, लेकिन डीएनए नहीं होता है, इसलिए डीएनए के लिए ये गैप है। यहाँ पर डीएनए बन गया, इसका रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए की नई कॉपी बन गई, क्रोमोसोम की नई कॉपी बन गई, और फिर यहाँ पर क्रोमोसोम का कुछ नहीं होता, इसलिए दूसरा गैप है, इसके लिए गैप 2 है। और उसके बाद जो है सेल डिवीज़न की, विभाजन की अवस्था में जाता है। तो ये जो पूरा समय है सेल साइकिल का, ये निर्भर करता है कि अलग अलग कोशिकाओं में, अलग अलग प्राणियों में, अलग अलग उसमें जीव में इसका समय अलग अलग होता है। इसमें जैसे देखेंगे जो बीन्स होते हैं, बीन फैमिली के जो पौधे होते हैं, उनमें ये देखा गया है कि ये सेल साइकिल काफ़ी लंबा होता है, करीब 10-12 घंटे का होता है कि पूरा विभाजन को ख़त्म करने में। वही ये सेल साइकिल जो है, नया सेल बनना और उसका फिर विभाजन होना, तो जो छोटी कोशिकाएं होती हैं जैसे कि बैक्टीरिया है या फिर एमीबा है, उसमें बहुत कम समय में सेल का डिवीजन होता है, शायद 8-10 मिनट, 15 मिनट, इससे भी कम समय में सेल का विभाजन हो जाता है। तो ये निर्भर करता है कि इसका कोई निश्चित समय या निश्चित वो नहीं है। ये अलग अलग उसमें अलग अलग जीव में, अलग अलग पौधों में, अलग अलग प्राणी में इसका अलग अलग समय होता है। तो सेल साइकिल जैसा कि हम देखते हैं कि घटनाओं का वह अनुक्रम, मतलब घटनाओं का वो सिलसिलेवार क्रम जिसमें कोशिका क्या करती है,
अपने जीनोम का द्विगुणन करती है और अन्य संघटकों का संश्लेषण करती है और उसके बाद विभाजित होती है, होकर 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसे कोशिका चक्र कहते हैं। तो कोशिका चक्र जो है, कोशिका चक्र में क्या क्या काम हो रहा है? सबसे पहला काम है जीनोम का द्विगुणन। जीनोम किसको बोलते हैं? जीनोम उसके क्रोमोसोम के बारे में बोल रहा है। तो क्रोमोसोम का द्विगुणन यानी कि क्रोमोसोम की जो मात्रा है वो डबल हो जाएगी। अन्य संगठकों का संश्लेषण। अन्य संगठक क्या है? जैसे उसमें हरित लवक है, या उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, जो भी दूसरे संगठक हैं उनका संश्लेषण, और उसके बाद इसका विभाजित हो जाना, विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिकाएं बनाना। तो 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे चीज़ को हम कोशिका चक्र बोलते हैं। तो कोशिका चक्र में क्या क्या होगा? एक तो क्रोमोसोम का डबलिंग होगा, क्रोमोसोम की मात्रा डबल होगी, उसका संश्लेषण होगा, जो दूसरे कोशिकांग है उनका संश्लेषण होगा, और कोशिका का विभाजन होगा। ये पूरा चीज़ कोशिका चक्र है। तो कोशिका चक्र की 2 मूल अवस्थाएं हैं। एक है अंतरावस्था, जिसको हम इंटरफेज बोलते हैं, और दूसरा है एम अवस्था या माइटोसिस फेज़ या सूत्री विभाजन का फेज़, जब कोशिका विभाजन में होती है। तो जो हम सेल साइकिल में देखें, जो गैप 1, एस फेज़, G2 फेज़, ये सब मिला करके गैप 1, एस और G2, गैप 2, ये सारे अवस्थाएं को जो है उनको मिला करके ये इंटरफेज बोला जाता है। ये सब इंटरफेज बोला जाता है। इसमें बोलते हैं कि इंटरफेज इसलिए है कि इस समय में कोशिका विभाजन की तैयारी करता है। कोशिका का जो विभाजन होगा वो सूत्री विभाजन, सूत्र यानी कि गुणसूत्र के बारे में बोल रहा है, क्रोमोसोम के बारे में बोल रहा है। क्रोमोसोम का जो विभाजन होगा उसके लिए तैयारी करता है। तो G1, S और G2 ये 3 फेज़ में बांटा गया है। यहाँ पर दूसरे जो संगठकों का संश्लेषण जो है, दूसरे संगठकों का, ये G1 में होगा या G2 में होगा, और सिंथेसिस फेज़ या एस फेज़ जो है, ये जीनोम का सिंथेसिस जो है ये इस फेज़ में होगा, क्योंकि जीनोम का द्विगुणन यानी कि डीएनए का बनना जो है, रेप्लिकेशन, वो इस फेज़ में होता है। तो इसलिए इसको सिंथेसिस फेज़, तो सिंथेसिस मीन्स डीएनए का सिंथेसिस, और बाकी जो चीज़ें हैं कोशिकांग है वो G1 या G2 फेज़ में बनती हैं, और उसके बाद सेल जो है विभाजन की अवस्था में जाता है। अब सेल जब विभाजन की अवस्था में जाएगा, सेल जब विभाजन की अवस्था में जाता है तो उसमें 2 घटनाएं होती है। जब इंटरफेज के बाद यानी कि गैप 1, एस और गैप 2 फेज़ के बाद जब सेल विभाजन के फेज़ में चला गया, या माइटोसिस डिवीजन या विभाजन की अवस्था में जब सेल चला गया, तो उसमें मुख्यतः 2 घटनाएं होती हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जैसा हम पहले भी देखे हैं, पुराने लेक्चर्स में हम देखे हैं कि कैरियो जो है ये न्यूक्लियस से संबंधित है, न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा है। तो न्यूक्लियस का विभाजन यानी कि केंद्रक का विभाजन जो है, केंद्रक का विभाजन जो है उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और कोशिका का विभाजन उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो पहले कोशिका के अंदर जो है केंद्रक 2 हिस्से में बटेगा, और उसके बाद कोशिका 2 हिस्से में बटेगी। तो कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन और साइटोकाइनेसिस में कोशिका विभाजन, पहले ये होगा उसके बाद ये होगा। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस होता है, इस कैरियोकाइनेसिस को हम मुख्यतः 4 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। वो है पूर्वावस्था या प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज या टेलोफेज। तो जब सेल इंटरफेज के बाद माइटोसिस में जाती है, विभाजन की अवस्था में जाती है, तो उसमें ये अवस्थाएं होती है कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन, और साइटोकाइनेसिस मीन्स कोशिका का विभाजन। यहाँ पर एक चीज़, इसके आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कोशिका का जो विभाजन है, ये विभाजन कितने प्रकार का होता है। कोशिका का विभाजन मुख्यतः
कोशिका में जो विभाजन होता है उसको मुख्यतः हम 3 भाग में बांट सकते हैं। एक है असूत्री, दूसरा है समसूत्री, तीसरा है अर्धसूत्री। यहाँ जो सूत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये क्रोमोसोम के लिए किया गया है, जिसको कि हम हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। तो गुणसूत्र का विभाजन किस प्रकार होता है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस की जो अवस्था है जहाँ पर केंद्रक का विभाजन और क्रोमोसोम का विभाजन, गुणसूत्र का विभाजन होता है, उसके आधार पर सेल के विभाजन को 3 भाग में बांटा गया है, 3 प्रकार में बांटा गया है, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। असूत्री जैसा कि नाम बोलता है कि यहाँ पे कोई सूत्र नहीं है, असूत्री। असूत्री विभाजन हमको कहाँ मिलेगा, जहाँ पे कि क्रोमोसोम नहीं मिलता है, यानी कि जहाँ केंद्रक नहीं मिलता है। तो ऐसे कौन से सेल हैं, तो प्रोकैरियोट सेल हैं, या कुछ यूकैरियोट्स जो सिंपल यूकैरियोट्स हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, जहाँ पे प्रॉपर केंद्रक का अभाव है, तो वहाँ पर असूत्री विभाजन हुआ, क्योंकि वहाँ गुणसूत्र कोई अलग से दिखता नहीं है, अलग बनेगा नहीं। बैक्टीरिया में एक सिंगल सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल होता है और वही 1 से 2 बन जाता है और सेल का विभाजन हो जाता है। तो इस तरह का विभाजन में कोई गुणसूत्र अलग से नहीं दिखेगा, कोई इसमें ये अलग अलग अवस्थाएं नहीं आएंगी, सिर्फ कोशिका में वृद्धि होगी और कोशिका 2 भाग में बढ़ जाएगी। तो एक कोशिका है उसमें वृद्धि होगी, वो बड़ी होगी और उसके बाद 2 कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। तो ये असूत्री विभाजन होगा। लेकिन जो दूसरा है जहाँ पर क्रोमोसोम्स मिलते हैं, वहाँ पर ये 2 तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। एक होती है समसूत्री, दूसरी होती है अर्धसूत्री। तो ये विभाजन में हमको समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में हमको ये सारी अवस्थाएं देखने को मिलती है, यानी कि साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, ये 2 चीज़ देखने को मिलती है। और उसमें भी कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक का विभाजन है, उसमें ये 4 अवस्थाएं हमको देखने को मिलती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। समसूत्री इसलिए कहा गया है क्योंकि समसूत्री में जो क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कोशिका विभाजन के बाद भी समान बनी रहती है। मतलब अगर एक कोशिका है उसके अंदर 20 क्रोमोसोम है, तो जब इसका विभाजन होगा तो विभाजन के बाद जो कोशिका बनेगी इसमें भी 20 क्रोमोसोम ही रहेंगे। तो गुणसूत्रों की संख्या अगर मुख्य कोशिका में 20 है, तो जो 2 नई कोशिका या नई संतति कोशिकाएं बनेंगी उसमें भी उनकी संख्या 20 ही रहेगी। इसलिए इसको समसूत्री विभाजन कहा गया है। समसूत्री विभाजन यानी कि सूत्रों की संख्या समान रहती है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, इक्वल बना रहता है। अर्धसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन है जहाँ पर यह देखा गया है कि जब विभाजन होता है तो कोशिका में विभाजन होने के बाद गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन का इसलिए उसको कहा गया है, यानी कि जब इसका विभाजन होगा तो जहाँ 20 है यहाँ पर 10 हो जाएंगे। तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए उसको अर्धसूत्री विभाजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो मुख्यतः विभाजन में ये 3 तरह के विभाजन होते हैं। तो हम पहले समसूत्री विभाजन को देखेंगे, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन को देखेंगे। तो समसूत्री विभाजन यानी कि जिसमें संख्या जो है वो समान बनी रहेगी, अगर 20 है तो नए में भी 20 ही बनी रहेगी। तो ये एक कोशिका विभाजन का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ कोशिका का विभाजन जब हो रहा है तो क्या हो रहा है। जो सबसे पहला विभाजन, कोशिका विभाजन हम देखें कि जहाँ पे गुणसूत्र है वहाँ पे जो कोशिका विभाजन हो रहा है वो 2 तरह का विभाजन हम देखे थे, एक है समसूत्री, एक अर्धसूत्री। तो पहले हम समसूत्री विभाजन को देखेंगे जिसको कि माइटोसिस बोलते हैं। तो माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, इसके लिए एक और टर्म का इस्तेमाल किया गया है, सोमैटिक सेल डिवीजन। तो सोमैटिक सेल यानी कि कौन से सेल होते हैं, तो जो शरीर की कायिक कोशिकाएं होती है, शरीर के अंदर जो कायिक कोशिका, शरीर की काया के अंदर जो कोशिकाएं होती है, ऐसे अगर हम देखें ये हाथ की कोशिका, यहाँ की कोशिका, जो भी शरीर की कोशिकाएं हैं, ये सबको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं या कायिक कोशिकाएं कहते हैं। तो इसमें जो डिवीज़न होता है, इसमें जो विभाजन होता है वो माइटोसिस होता है, या जिसको हम बोलते हैं समसूत्री। तो जिसमें कि समसूत्री विभाजन होता है। तो
जैसा कि हम देखें कि विभाजन में पहले दो अवस्थाएं हैं, एक तो पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर जो है कोशिका का विभाजन होता है। तो कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक का विभाजन, उसमें हम देखें कि 4 फेज बोलता है। एक है मेटाफेज, दूसरा है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टेलोफेज। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। तो इन अवस्थाओं में क्या क्या होता है, तो हम इसका जो है मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट, जिससे कि हम पिन पॉइंट कर सकें कि ये हो रहा है मतलब ये प्रोफेज है, ये घटना हो रही है मतलब ये मेटाफेज है, हम उन घटनाओं को देखेंगे। तो जैसा कि एक नॉर्मल कोशिका या साधारण कोशिका में जो होता है, उसमें केंद्रक होता है, एक केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक है, उसके अंदर जो है गुणसूत्र जो है वो धागे की तरह खुले हुए रहते हैं, खुले हुई अवस्था में रहते हैं, जिसको कि हम क्रोमैटिन बोलते हैं। कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो सबसे पहले इसमें जो है, जो इसकी सेंट्रोसोम या तारक कलाएँ होती है, वो विभाजित होकर के 2 तारक कलाएँ बनती है और दोनों 2 सिरे की तरफ चली जाती हैं, जिसको कि इसलिए यहाँ लिखा है डेवलपिंग बाइपोलर स्पिंडल, यानी कि तर्कु जो है वो तर्कु रूप, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स उसमें रहते हैं, वो 2 बन जाते हैं और सेंट्रोसोम 2 बन जाता है और दोनों सिरे की तरफ चला जाता है। लेकिन कोशिका के अंदर क्या हो रहा है, केंद्रक में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर क्या होता है, तो बोलता है कॉन्डेंसिंग क्रोमोसोम्स विथ 2 क्रोमैटिड्स, ये दिखने लगता है। तो प्रोफेज की अवस्था या जो पहली अवस्था आती है, उसमें केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम जो दिखने लगते हैं, यानी कि जो क्रोमैटिन जालिका या क्रोमैटिन के जो धागे थे जो खुले हुए थे, वो उलझ उलझ के लपेट के अब क्रोमोसोम्स के रूप में दिखना चालू हो जाते हैं, दिखना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये इनका कॉइलिंग होता जाता है, ये लपेटते रहते हैं, लपेटाते जाते हैं, तो ये और थिक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, घने हो जाते हैं और क्रोमोसोम के रूप में अलग अलग दिखने लगते हैं। नहीं तो साधारण में मान लो सब क्रोमोसोम 3-4 क्रोमोसोम है, सबके धागे खुले हुए हैं, तो सब धागे उलझे हुए रहेंगे, वहाँ पर गिनना मुश्किल होता है, पता करना मुश्किल है कितने क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम की जो गिनने का काम है वो इसी अवस्था में आपको दिखेगा कि जब यहाँ पे आप प्रोफेज की अवस्था में ये दिखने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब ये गुणसूत्र लपेटने के बाद जब ये दिखना चालू हो जाते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है कि केंद्रक झिल्ली जो है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, ये जो केंद्रिका दिखा रहा है, ये केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली दोनों गायब हो जाते हैं, बोलते हैं डिसअपियर कर जाता है। यहाँ पर एक वर्ड जो बोला गया है डिसअपियर, इसको ध्यान रखिएगा। डिसअपियर मतलब जो गायब होता है वो फिर से दिख भी सकता है, यानी कि रीअपियर भी हो सकता है, इसलिए डिसअपियर का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये नष्ट नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, ये डिसअपियर होता है, मतलब कुछ देर के लिए ये गायब हो जाता है। समसूत्री विभाजन यानी कि सोमैटिक सेल डिवीजन भी इसको बोलते हैं। सोमैटिक सेल किसको बोलेंगे हम? सोमैटिक सेल यानी कि जो शरीर की कोशिकाएँ हैं, ऐसी कोशिकाएं जो शरीर के विभिन्न अंगों में पाई जाती है। जैसे कि अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरे हाथ की जो कोशिकाएं हैं, यहाँ की कोशिकाएं या शरीर के अन्य हिस्सों की कोशिकाएं, तो ऐसे, या अगर एक पौधे की बात करें तो उसकी लीफ या पत्ती की कोशिकाएं, उसके जड़ में, उसके तना में, स्टेम में, फ्लावर में जो कोशिकाएं मिलती है, ये सब सोमैटिक सेल्स होते हैं, जिससे कि शरीर बना होता है। तो ऐसा सेल में जो विभाजन होता है उसको सोमैटिक सेल डिवीजन या समसूत्री विभाजन या माइटोसिस भी बोलते हैं। तो इसकी जो अवस्थाएं होती हैं, इसकी जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसमें मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती है। एक है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टेलोफेज। तो हम इन चारों अवस्थाओं की जो मुख्य बातें हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये अवस्था कौन सी अवस्था है, हम उसको देखेंगे। तो प्रोफेज यानी कि पहली अवस्था जो है, जो कि इंटरफेज के बाद जब सेल विभाजन की स्थिति में आता है, कोशिका विभाजन में जो पहली अवस्था है उसको हम प्रोफेज बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम है वो रैपिडली उनका कॉइलिंग होता रहता है, वो उलझते जाते हैं और लपेटाते जाते हैं प्रोटीन के चारों तरफ, और वो गुणसूत्र अलग अलग फॉर्म में दिखने लगते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो इंटरफेज अवस्था है, जो कोशिका की अवस्था है, जहाँ पे गुणसूत्र खुले रहते हैं, तो वहाँ धागे की तरह बिखरे हुए रहते हैं, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो लपेटा के एक सिंगल क्रोमोसोम आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऐसी स्थिति में आते हैं। एक क्रोमोसोम को आप अलग अलग करके देख सकते हो, ऐसी स्थिति में आने लगता है कोशिका। और दूसरी चीज़ जो है, जो कोशिका झिल्ली है या केंद्रक झिल्ली है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और केंद्रिका जो है, ये दोनों
जब इस प्रोफेज अवस्था अंत की तरफ बढ़ती है तो ये दोनों डिसअपियर कर जाते हैं। डिसअपियर शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि एंड में फिर से ये वापस रीअपियर होते हैं, फिर से दिखने लगते हैं, तो इसलिए डिसअपियर करना सही शब्द है। तो प्रोफेज की अवस्था वो है जहाँ पर गुणसूत्र अलग अलग दिखने लगते हैं, कॉइलिंग होने लगते हैं, और जो केंद्रक की जो झिल्ली है और जो केंद्रिका है ये इसके अंत में गायब हो जाती है। तो प्रोफेज का अंत उसको बोला जाता है जब केंद्रक, झिल्ली और केंद्रिका ये दोनों गायब हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं कि प्रोफेज का अंत हो गया। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कॉन्डेंसेसिंग क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम का कॉन्डेंसेशन, उनका कॉइलिंग होता है जिससे कि वो इंडिविजुअली अलग अलग वो दिखने लगते हैं। जब हम दूसरी अवस्था में जाते हैं प्रोफेज के बाद, जब हम अगली अवस्था में जाते हैं मेटाफेज, मेटाफेज की अवस्था में जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम है वो सबसे ज़्यादा कॉन्डेंस होते हैं, सबसे ज़्यादा थिक, सबसे ज़्यादा मोटे दिखते हैं, और सबसे अच्छा क्रोमोसोम का देखने का जो फेज़ है, जिस अवस्था में क्रोमोसोम को आप सबसे अच्छे तरीके से उसके स्ट्रक्चर का आप अध्ययन कर सकते हो, वो फेज़ है मेटाफेज। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम सबसे क्लियर, सबसे स्पष्ट दिखते हैं। मेटाफेज स्टेज की जो पहचान है वो ये है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो सारे सेल के बीच में अरेंज हो जाते हैं, लगभग एक सिंगल लाइन में अरेंज हो जाते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। और ये कोशिका जो है उसके बीचों बीच लगभग आते हैं, इसलिए इसमें ऐसा बोला जाता है कि क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन एन इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटर, जो इक्वेटोरियल शब्द में इक्वेटर लिया गया है, ये भूगोल से लिया गया है, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, जो कि हमारा जो ग्लोब है या पृथ्वी है उसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यहाँ भी जो है बिल्कुल बीच में अरेंज हो जाते हैं, इसलिए इक्वेटोरियल प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो बिल्कुल बीच में अरेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम का जो बीच का हिस्सा है, जो कि हम इसके स्ट्रक्चर में देखें, जिसको सेंट्रोसोम सेंट्रोमियर बोलते हैं, ये सेंट्रोमियर जो है ये तर्कु रूप धागे या माइक्रोट्यूब्यूल से इस दोनों सेंट्रियोल से जुड़ जाते हैं, दोनों पोल से ये जुड़ जाते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल से ये जुड़ जाते हैं यहाँ पर, और जिस पॉइंट पर वो जुड़ते हैं उस पॉइंट को काइनेटोकोर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो मेटाफेज स्टेज की पहचान जो ये है कि क्रोमोसोम सेल के बीच में अरेंज हो जाते हैं, और क्रोमोसोम के बीच का जो हिस्सा है जहाँ से वो अलग होता है वो हिस्सा जो है माइक्रोट्यूब्यूल से दोनों पोल से जुड़ जाते हैं। तो प्रोफेज में क्रोमोसोम कॉन्डेंसेशन होकर दिखने लगते हैं, और प्रोफेज के अंत में ये केंद्रक, झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाता है। मेटाफेज में ये बीच में अरेंज हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला फेज़ आता है टेलोफेज। इस टेलोफेज की अवस्था में क्या होता है कि टेलोफेज की अवस्था में क्रोमोसोम बीच में से अलग हो जाता है, तो जो उसके जो क्रोमैटिड्स है, जब क्रोमोसोम, इसमें यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि जब क्रोमोसोम, नॉर्मली हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो देखते हैं वो नॉर्मली हम डायग्राम में ऐसा बनाते हैं, ये इसका 2 आर्म है। जब सेल में विभाजन से पहले इंटरफेज की अवस्था होती है, जहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होता है, वहाँ क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, यानी कि इसका एक और आर्म ऐसा करके तैयार होता है। जो आर्म तैयार होता है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। चूँकि एक ही क्रोमोसोम के 2 आर्म है तो सिस्टर क्रोमैटिड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अवस्था जब आ जाती है उसके बाद सेल जो है विभाजन की स्थिति में जाता है। प्रोफेज हुआ, मेटाफेज में ये बीच अरेंज हो जाता है, और इसके बीच का जो हिस्सा है जो कि जिसको काइनेटोकोर बोल रहा है, ये दोनों सिरे में, सेल के दोनों सिरे में फाइबर के द्वारा तारक कलाएँ से या सेंट्रियोल से दोनों जुड़ जाते हैं। और जब इसके बाद का फेज़ आता है एनाफेज, वहाँ पर ये बीच से सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे अलग हो जाएंगे, और सिस्टर क्रोमैटिड जब अलग होंगे तो अलग होके कुछ इस तरह की अवस्था दिखती है। तो सिस्टर क्रोमैटिड अलग कैसे होते हैं, जो ये ट्यूब्यूल से, माइक्रोट्यूब्यूल से, तर्कु से दोनों एंड में जुड़ गए हैं, ये जो तर्कु है, ये जो धागे के समान रचनाएं हैं, ये सिकुड़ने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। जो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है तो ये दोनों एंड, ये इसको क्रोमोसोम को इधर खींचता है, ये इधर खींचता है, तो बीच से ये अलग हो जाता है।
और दोनों अलग अलग दिशा में, दो सिस्टर क्रोमेटिड में से एक इधर जाता है, इधर जाता है। तो जब तक ये दोनों यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड जो आपको अलग अलग दिख रहे हैं ये साथ में है, तो ये पूरा एक क्रोमोसोम है, यानी कि यहाँ पर ये पूरा ये एक क्रोमोसोम है। इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड है। जैसे ही सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं तो हम इसको एक अलग क्रोमोसोम बोलते हैं और इसको अलग क्रोमोसोम बोलते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो गया, अब ये सेपरेट क्रोमेटिड हो गया, वो दोनों तरफ खुल जाता है, तो अब ये क्रोमोसोम हो गया। तो हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे पहले जब एक क्रोमोसोम था और उसका जब डबलिंग हुआ था, जब सिंथेसिस फेज में उसके क्रोमेटिड्स बने थे, तो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होते हैं, और जब यहाँ एनाफेज में वो अलग होते हैं तो क्रोमेटिड अलग होते हैं, तो एक क्रोमोसोम से दो क्रोमेटिड में से एक इधर जाता है, तो ये अलग हो जाता है, तो फिर से इनकी संख्या 2 हो जाती है। तो इधर एक चला जाता है और इधर एक चला जाता है, तो संख्या जो है दोनों तरफ बराबर बनी रहती है। इसलिए समसूत्री विभाजन बोला गया है कि जितने क्रोमोसोम ओरिजिनल है, ओरिजिनल में 1 2 3 क्रोमोसोम है, तो यह भी अलग होने के बाद भी इधर भी 3 क्रोमोसोम और इधर भी 3 क्रोमोसोम रहते हैं, तो इनकी संख्या बराबर बनी रहती है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है कि जब सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे अलग होते हैं तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है या तरकू जो है, जब इसको इसकी तरफ खींचते हैं, ये ऐसा है कि जब ऐसा कोई धागा है, इसको अगर मैं यहाँ से बीच से पकड़ के इसको खींचूंगा तो ये धागा इस तरह का हो जाएगा। यहाँ से जब मैं पकड़ के इसको खींचूंगा, जब धागा ऐसा था, इसको पकड़ के खींचूंगा तो ये सब मुड़ जाएगा। तो ये जब खिंचाव के कारण जो है ये क्रोमेटिड्स जो है इस तरह के दिखने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं कि एल शेप, कभी एल शेप भी दिख सकता है या भी शेप भी दिख सकता है। अगर क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है वो एक कोने में हो तो ये इस तरह का दिखेगा, इस तरह का, क्योंकि यहाँ से ये खिंचाव पड़ता है, इस तरफ खींच रहा है या इस तरफ खींच रहा है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह की रचनाएं एनाफेज में आपको दिखेगी, या तो एल शेप, भी शेप, इस तरह के शेप्स जो है इस समय आपको दिखेगी। तो अगर ये पूछता है तो इस एनाफेज स्टेज की पहचान ये है कि क्रोमेटिड्स जो है वो अलग हो गए हैं और इस तरह के एल शेप में या भी शेप में ये दूसरी तरफ पुल होने लगते हैं, खिंचाने लगते हैं। तो जब अलग हो गया है लेकिन पोल तक नहीं पहुंचा है, दोनों एंड तक नहीं पहुंचा है, बीच में है और ऐसा एल शेप या भी शेप की अवस्था में है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये है एनाफेज। तो जब इस तरह की अवस्था दिखती है तो इसको एनाफेज बोलते हैं। तो प्रोफेज में क्रोमोसोम्स दिखने लगते हैं और प्रोफेज के अंत होते होते ये केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाएगी। मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है बीच में इक्वेटोरियल प्लेट पे सेल के बीच में अरेंज हो जाते हैं, और एनाफेज में वो क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं और अलग होके सेपरेट होके वो दूसरी तरफ जाने लगते हैं। क्यों, कैसे जाने लगते हैं? तो बोलते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है, जो तरकू हैं, ये सिकुड़ने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं, तो ये पुल करने लगता है, क्रोमेटिड को खींचने लगता है। इससे लिखा है कि बीइंग पुल टुवर्ड्स द पोल, इसको खींचने लगता है। और जो टीलोफेज या अंतिम अवस्था है उसमें क्या होता है कि उसमें यहाँ पर क्रोमोसोम वापस, जो क्रोमोसोम है वो दोनों सिरे में पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर जो है केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका जो है वो फिर से अपीयर होने लगती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्मिंग अराउंड द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स। तो अब जो क्रोमेटिड अलग होकर इंडिविजुअल क्रोमोसोम बन गए हैं, उनके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर जो केंद्रिका है वो रीअपीयर होने लगती है, फिर से रीफॉर्म होने लगती है। तो प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब होती है और टीलोफेज में वो फिर से अपीयर हो जाती है। तो ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 अवस्थाएं समसूत्री विभाजन की होती है। एक में पहले क्रोमोसोम दिखता है और केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाती है। दूसरा जो मेटाफेज है उसमें वो क्रोमोसोम बीच में अरेंज हो जाते हैं। तीसरे में वो क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं और एल या वी शेप में दोनों तरफ खींचते चले जाते हैं। और चौथा जो लास्ट फेज है या टीलोफेज, जिसमें दोनों पोल पर क्रोमोसोम्स पहुंच जाते हैं और इसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली या केंद्रिका वगैरह फिर से अपीयर हो जाती है। और तो ये जो है, यहाँ हम देखें कि केंद्रक का कैसे विभाजन हुआ। केंद्रक में क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम्स अरेंज हुए, क्रोमोसोम्स विभाजित हुए और केंद्रक और केंद्रिका फिर से बन गई। पहले यहाँ ख़त्म हुई और यहाँ फिर से बन गई। तो ये 4 जो फेज़ है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, जिसमें केंद्रक का अलग होना इस प्रोसेस में होता है। तो इसलिए कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक का जो टूटना है उसमें ये चारों फेज़ आते हैं, जिसमें केंद्रक
का विभाजन होकर फिर से नया 2 केंद्रक बन जाते हैं। तो ये कैरियोकाइनेसिस का फेज़ है। इसके बाद जो अगला फेज़ होता है जिसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, यानी कोशिका का 1 से 2 बनना, जिसमें कोशिका के बीच में ऐसा धंसाव होने लगता है, उसमें जिसको अंग्रेजी में हम फरो बोलते हैं या क्लीवेज फरो बोलते हैं। तो दोनों तरफ से ये दीवार जो है ये धंसने लगती है, तो धंस के ऐसा धंस के धीरे धीरे यहाँ से ये अलग होके 2 अलग अलग कोशिकाएं बन जाती है। तो इस तरह से एक समसूत्री विभाजन में इन 4 अवस्थाओं से होते हुए कोशिका जो है 1 से 2 बन जाती है। तो इसलिए साइटोकाइनेसिस में बोला है कि कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्रिएट्स क्लीवेज फरो। ये क्लीवेज फरो जो है क्रिएट होता है, यानी कि यहाँ पर एक धंसाव जैसा क्रिएट होगा, गड्ढा जैसा दोनों तरफ से देखेंगे सेल में, ऐसा अगर सेल है तो ऐसा करके गड्ढा होकर ये दोनों अलग हो जाएगा, तो सेल में 2 सेल बन जाता है। तो ये मोटा मोटा अब समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं हैं। तो कैरियोकाइनेसिस में 1, 2, 3, 4 अवस्थाएं आती है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस की अवस्था आती है जिसमें कि सेल विभाजित होकर 2 सेल बन जाता है। तो ये जो साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया है या 1 सेल से 2 सेल बनने की प्रक्रिया है, ये दोनों प्रक्रिया जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल में अलग अलग किस्म से होती है। प्लांट सेल में जैसा कि हमको मालूम है कि उसमें केंद्रक झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा कोशिका भित्ति या सेल वॉल भी मिलता है, पर एनिमल सेल में ये नहीं मिलता है। तो एनिमल सेल में जो है सिर्फ एक क्लीवेज फरो बनता है, यानी दोनों तरफ धंसने लगती है, धंस के ऐसा बीच में गड्ढा होकर और इसके बाद दोनों अलग हो जाता है। तो इसका प्रोसेस सिंपल है। और जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्या होता है कि इसमें इस तरह का कोई चीज़ नहीं बनता है जो धंस के और अलग होने की प्रक्रिया। इसके बदले में यहाँ पर बीच में एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। प्लांट सेल में बीच में एक नई दीवार बन जाती है। उसमें क्या होगा, जैसा कि हम शुरू में प्लांट सेल में देखे थे कि प्लांट सेल में जो है सेल वॉल के अलावा 2 सेल के बीच में एक मध्य पट्टालिका या मिडिल लेमेला होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मिडिल लेमेला बनता है। मिडिल लेमेला जो कि पेक्टिन का बना होता है, तो सबसे पहले मिडिल लेमेला बनता है और उसके बाद उसके दोनों तरफ, यानी कि पहले मिडिल, अगर कोई प्लांट सेल है तो पहले उसमें मिडिल लेमेला बनेगा, उसके बाद दोनों तरफ उसमें सेल वॉल बनेगा। तो मिडिल लेमेला बनने के बाद दोनों तरफ सेल वॉल बनता है, प्राइमरी सेल वॉल बनता है। तो ये जब बनने की प्रक्रिया है तो इसको बोलते हैं सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। पहले एक प्लेट जैसा फॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी अणु इन्वॉल्व हैं वो बीच में ऐसा जमा होने लगते हैं। तो पहले सेल प्लेट बनता है और उसके बाद मिडिल लेमेला बीच में बनता है और उसके बाद ये जो 2 सेल है ये दोनों अलग हो जाता है। बीच में एक सेल प्लेट, सेल मेम्ब्रेन और सेल कोशिका भित्ति बन के, सेल वॉल बन के, उसके बाद दोनों सेल अलग हो जाते हैं। तो इसमें दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि एक में फरो के द्वारा होता है, यानी कि धंसाव के द्वारा होता है, और एक में ऐसा सेल प्लेट बन के दोनों सेल अलग होते हैं। तो ये समसूत्री विभाजन का जो 2 स्टेप है, एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेम है, और साइटोकाइनेसिस का मेथड जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल में अलग अलग है। एनिमल